हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपने पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए। तो चलिए फिलहाल आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड। अभी क्या एक टास्क फोर्स बैठी हुई थी जिसको अखिलेश रंजन जी के अंडर बैठी हुई थी। उन्होंने क्या किया, कुछ न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड के जो ड्राफ्ट्स हैं या लॉज हैं उसको क्या किया है, उन्होंने सबमिट किया किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हम डायरेक्ट टैक्स कोड क्यों लेके आना चाह रहे हैं, हम इसलिए लेके आना चाह रहे हैं ताकि जो हमारे इंडिया में जो भी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं हम उन्हें क्या कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, इससे क्या होएगा, हम जो अपने जो डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनटू अ सिंगल लेजिस्लेशन। जब भी ये डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंट होगा तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाले एक्ट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और अदर जो डायरेक्ट टैक्स के लॉज हैं जैसे वेल्थ टैक्स एक्ट वगैरह, इन सबको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब ट्रेंड्स क्या डायरेक्ट टैक्स का तो देखते हैं। देखो गाइस, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो माल वो लेता है वो उसी पे ही मतलब भुगतान करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि भुगतान कोई और करता है, पड़ता किसी और पे टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स यही है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीएसटी जबकि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स का क्या है, देखो अभी क्या है, हमें ग्रोथ देखने को मिली है मोर देन 80% इन द नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल इन द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 4 सालों में हमने देखा है कि 80% ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल करने में। और जो हमारा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो हमारा 5.98% क्या बढ़ा है, जो कि हाईएस्ट है इन द लास्ट 10 ईयर। फर्दर ये देखने को मिला है जो नंबर ऑफ पर्सन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो भी 65% इंक्रीज़ हुए हैं बिटवीन द पीरियड 2014 टू 2018। ये भी देखने को मिला है जो हमारा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो भी 5.98% बढ़ा है, जो कि हाईएस्ट है पिछले 10 सालों में। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी की जो टैक्सपेरेंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट है। ज़रा और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इसके, देखो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कटी है कि अभी क्या है, जो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज़ हैं उन दोनों कंपनीज़ को कॉर्पोरेट टैक्स को पे करना होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं हमारी किस में, अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया, या फिर वो चाहे हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो किसी फॉरेन कंपनी में भी ऑपरेट कर रही हो। ठीक है, वो हमारे इंडिया में ही कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर होती हैं। बाकी वो सारा जो कंट्रोल या मैनेज कर रही है वो सारा का सारा वो इंडिया में बैठ के कर रही है। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बोला कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, टैक्स पे करती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं अपनी यूनिवर्सल इनकम के ऊपर। और जबकि उसी तरह जो फॉरेन कंपनी होती हैं वो सिर्फ उन्हीं पे टैक्स पे करती हैं जो उन्होंने इंडिया में अर्न किया। मतलब कि एक तो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, सपोज करो टीसीएस हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, और कोई एक बी कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है। जो टीसीएस है वो चाहे डोमेस्टिक जो यहाँ पे अगर 1 करोड़ कमा रही है इंडिया में और 1 करोड़ कमा रही है वो बाहर फॉरेन कंपनी में, तो उसको 2 करोड़ के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। जो लेकिन ये फॉरेन कंपनी है ये इंडिया में 1 करोड़ कमा रही है, बाहर वो चाहे अपने 5-6 करोड़ कमा रही है, जो मर्जी हो। ठीक है, लेकिन वो बस उसी पे टैक्स पे करेगी जो उसने इंडिया में इनकम, मतलब कि वो सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कॉर्पोरेट टैक्स डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के लिए किस तरह से डिफर करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है। जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो पहले 30% टैक्स पे करते थे, उनका 22% कर दिया। और अभी जो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़ हैं उनका लिए क्या कर रहा है, जो टैक्स है वो 15% कर दिया, जो कि पहले 25% था। ठीक है, तो ये मेन न्यूज़ था कि कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कट किया है। फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज 22% कर दिया और जो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज हैं उनके लिए 15% कर दिया। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, पहले ये क्या होता है हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों थी। अभी ये क्या है, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थी 2004 में इंट्रोड्यूस की थी, किसने, आरबीआई ने। इसमें क्या होता है, जो इंडिया का जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को रेमिट करा सकता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर टू अनदर कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। सपोज करो मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ लेकिन मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, यूएसए में एज ए रेजिडेंट हूँ, वहाँ से मैं कमा रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी कमाई क्या करती हूँ, भेजती हूँ इंडिया में, भेजती हूँ ना, मतलब अपनी फैमिली को भेज रही हूँ या जो भी अपना सारा डिपॉजिट कर रही हूँ बैंक, इंडिया के बैंक्स में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप कुछ, सपोज़ करो मैंने 50 करोड़ पे यूएसए में कमाए, मैंने क्या किया, अपना मतलब कि वो इंडिया में भेज दिया। तो इसमें यही बताया है कि आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी क्या है आप फॉरेन कंट्री में क्या है अपनी भेज सकते हो, मतलब कि रेमिट कर सकते हो। आप फॉरेन कंट्री में आप उस मनी का कुछ भी करो, चाहे आपको इन्वेस्ट करो या उससे कोई भी आप खर्चा करो। ठीक है, तो यही है कि आप उस जो रेमिट अमाउंट है उसके लिए आप लिबरल हो कि आप उसको जैसे मर्जी खर्च करो। तो पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी आरबीआई के द्वारा, विच अलाउ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू रेमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर टू अनदर कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर।
अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेगुलेशन, अभी फ़िलहाल की जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो $2.5 लाख तक फ्रीली रेमिट कर सकता है एक फाइनेंशियल में, कितने, एक फाइनेंशियल में, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उस फंड को किस तरह यूज़ करें अब्रॉड में। वो मनी को गिफ्ट की तरह भी यूज़ कर सकता है, स्पेंड फ्रीली, अपना फ्रीली स्पेंड कर सकता है। कॉलेज फीस में आप पे कर सकते हो, इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल, वहाँ के आप किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रिमेंटेड अमाउंट है उसको आप शेयर या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपने वहाँ पे दूसरी फॉरेन कंट्री में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो। ये रेमिटेंसेस क्या होते हैं, ये किसी भी करेंसी में हो सकते हैं, किसी भी मतलब कि फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस था उसने क्या किया था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का डाटा क्या किया था, एग्जामिन किया था, और ये देखा था फ्रॉम सेवरल बैंक, मुंबई और दिल्ली के कुछ बैंक्स में इसका डाटा एग्जामिन किया, तो देखा कि कुछ भी एडवर्स नहीं है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो यही था कि ये इसलिए न्यूज़ में थी। बाईबैक टैक्स क्या होता है, देखो मैंने शेयर खरीदा, मैंने शेयर बेचा, ठीक है, अब मैंने उस शेयर को अपना वापस खरीद लिया, मतलब पहले मैंने एक तो शेयर बेचा और उसके बाद मैंने वापस खरीद लिया, तो मैं जब वापस खरीदूंगी तो मुझे अपने शेयर पे भी टैक्स पड़ेगा, तो यही है बाईबैक टैक्स। अब बाईबैक इज़ वेयर अ कंपनी बाइज बैक और रीपरचेज द शेयर इशू टू द शेयर होल्डर। अ डिविडेंड इज अ स्पेसिफिक अमाउंट पर शेयर दैट इज पेड आउट टू द शेयर होल्डर। अ बाईबैक ऑफर हाउ इज ऑप्शनल ओनली दिस दो शेयर होल्डर हु विश टू रिसीव मनी इन लेवी ऑफ देयर शेयर्स में टेंडर देयर शेयर्स। गवर्नमेंट ने किसका बायबैक टैक्स का जो है वो 20% रखा हुआ है। जो करंटली जो बायबैक टैक्स है वो सिर्फ उन कंपनीज पे एप्लीकेबल है जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अभी सेंटर ने क्या किया है, एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं 5 PSUs हैं उनका क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। एक BPCL है, CCI। BPCL है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CCI आई थिंक कोल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये 2 कंपनीज हैं और साथ में 3 कंपनीज और हैं जिनका जो गवर्नमेंट सोच रही है कि इनका क्या करेंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। जो गाइस 2 तरह के टर्म्स होते हैं, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक प्राइवेटाइजेशन होता है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट है ना वो 50% से कम ही अपने शेयर्स बेचते हैं, मतलब 49% ही अपने शेयर्स बेचती है क्योंकि उसका जो ओनरशिप गवर्नमेंट ही रहती है। जबकि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि 50% से ज़्यादा शेयर क्या गवर्नमेंट बेच देती है और उसकी ओनरशिप है ना वो प्राइवेट मेंबर के ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ओनर नहीं रहती है, ठीक है, उसके शेयर होते हैं फिर उसमें। अब न्यूज़ देख लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या है, अपने कुछ एसेट्स है या अपने कुछ स्टेक्स, अपने जो शेयर है उससे क्या करती है, बेचते। स्टेक्स का मतलब वो तो शेयर है, उसे बेच देती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। अब ये काम कौन करता है, डाईपैम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है। डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, ये इसकी नोडल एजेंसी होती है। डिसइन्वेस्टमेंट के कोई भी प्रोसेसेस होती है ना वो यही देखती है, डाईपैम, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि न्यू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडर विच जो डाईपैम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है वो एक नोडल डिपार्टमेंट होगा स्ट्रेटेजिक स्टेक का, ठीक है। डाईपैम और नीति आयोग ने क्या करेंगे, वो दोनों क्या करेंगे, इकट्ठे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस PSU को डिसइन्वेस्टमेंट करना है। जो डाईपैम के सेक्रेटरी हैं वो इस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के क्या आएंगे, को चेयर करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के। अनाउंसमेंट क्या हुई थी बजट 2020-21 में, इसमें यह था कि गवर्नमेंट क्या करेगी 2,10,000 करोड़ रुपए का क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। जबकि पिछले साल इसने गवर्नमेंट ने सिर्फ 65,000 इन्वेस्ट करे। तो अब ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो गवर्नमेंट को पैसा भी तो चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से करेगी, वो इसी तरह से करेगी, ठीक है। कंपनीज को बेचेगी, उसमें से अपने शेयर निकालेगी, ठीक है। तो मेथड्स क्या है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के, डिफरेंट मेथड है। पहली बात तो स्टॉक शेयर्स, आप क्या करो अपनी जो मार्केट स्टॉक में बेच दो जाके, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू या ऑफर फॉर सेल के। देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के शेयर्स बेचते हो ना तो आप प्राइमरी मार्केट में जाते हो और IPO इशू करते हो। लेकिन अगर आप फर्दर उस कंपनी के मतलब इशू करते हो, द्वारा बेचते हो द्वारा शेयर, तो वो आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हो तो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऑफर फॉर सेल होते हैं, ठीक है। कुछ ये आप मेथड्स यूज़ कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस के इस ऑफरिंग में ओनली इंस्टीट्यूशंस कैन पार्टिसिपेट इन द ऑफरिंग। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंडिंग में क्या होता है, देखो ये मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है जो गवर्नमेंट क्या करती है अपने जो शेयर्स होती है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उसके जो शेयर है उसको साइमल्टेनियसली सेल करती है डाइवर्स सेक्टर्स में, मतलब कि अलग अलग सेक्टर में वो सेल कर देगी एक सिंगल ऑफरिंग से, मतलब एक ऑफरिंग से अपने डिफरेंट सेक्टर्स में क्या कर देगी, अपने शेयर्स क्या कर देगी, सेल कर देगी, ठीक है। इससे क्या होता है वो मतलब कि मोनेटाइज होती है, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो मोनेटाइज होती है, ठीक है। अभी दो तरह के हमारे पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक CPSE ETF और भारत 22 ETF है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये होता है सेल ऑफ अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑफ अप टू 50%, अप टू 50% तक आप बेच सकते हो, ठीक है। और सच हायर परसेंटेज अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल।
इट इज़ इंटेंडेड फॉर, इसलिए किस लिए करते हैं, ताकि हम एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सकें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। वेरियस प्रोग्राम, जैसे हम कुछ इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कैपिटल रीस्ट्रक्चर, डिविडेंड, बोनस शेयर एंड मैन्यूम। डिसइन्वेस्टमेंट अलाउ करती है कि ट्रांसफरिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एनर्मस पब्लिक डेब्ट प्रॉफिट्स पीएसयू टू द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। वही है यार, अब ऑफ कोर्स है कि आप कुछ शेयर क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर लेगा उसको परचेज करेगा, तो आप शेयर क्या है वो पब्लिक सेक्टर के पास चले जाएंगे, ठीक है। एक और मॉडल है सिंगापुर मॉडल ऑफ तेमासेक होल्डिंग है। तो ये जो तेमासेक होल्डिंग्स है ये सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक प्राइवेट एंटिटी होती है। ये क्या करती है, जो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको मैनेज करती है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने सुजेस्ट किया था ये जो मॉडल है वो अच्छा है। इससे क्या होएगा, एक ऑटोनॉमी रहेगी जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफ़र कर सकती है टू अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। अपना आप किसी सेपरेट एंटिटी में क्या कर सकते हो, अपने शेयर वो कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, और फिर ये इस एंटिटी को कौन मैनेज करेगा, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है उसको मैनेज करेगा, ठीक है। और उसको ही वुड बी मैंडेटेड टू डिसइन्वेस्ट द गवर्नमेंट स्टेक इन दी CPSE ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स, अभी क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने ऑब्जर्व किया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो क्या हुई है, कम हुई है, डिक्लाइन हुई है 2013 से। जबकि जो न्यूली प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट ग्रोथ क्या है, इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्यों है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो अगर NPs है ना, उसमें से जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में, उसमें जो 80% नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही अकाउंट करते हैं, ठीक है। ग्रोस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो 11.59% है ऑफ देयर ग्रोस एडवांसेस। अब जरा देख लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। देखो 3 तरह के होते हैं। देखो स्ट्रेस्ड जो लोन्स होते हैं ना, स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, मतलब कि देखो एसेट्स क्या होता है जी, आप जैसे लोन पे जो आपने पैसा दिया हुआ है, ठीक है, अब वो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, मतलब कि वो पैसा भी खतरे में है। तो वो 3 तरह के होते हैं, एक रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स होते हैं, एक रिटर्न ऑफ एसेट्स होते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। जो रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स होते हैं, देखो वो क्या होते हैं, अब कोई लोन है आपने, मतलब बैंक ने मेरे को दिया, सपोज करो 20 लाख का लोन दिया, अब मैं उसे चुकाने में अभी क्या हूँ, सक्षम नहीं हूँ। लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट ने या तो मेरे को ज़्यादा टाइम दे दिया, मतलब अगर मुझे 10 साल में वो 20 लाख रुपए चुकाने थे तो गवर्नमेंट ने मेरे को दे दिया कि चलो ठीक है तुम 10 नहीं 15 साल में चुका दो, ठीक है। तो अब मैंने कहा 15 साल में से लौटा दिया, मतलब कि अब बैंक को अपना पैसा मिल गया। या गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, मुझे इंटरेस्ट रेट उस पर कम कर दिया, जो मुझे 7% इंटरेस्ट रेट में दे रखा था पैसा उसको 6 कर दिया, ठीक है, या 5 कर दिया। या फिर उन पैसों को क्या कर दिया, मेरे शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर मेरी कोई कंपनी है तो उसमें क्या होएगा, उसमें उसके जो गवर्नमेंट होगा या जो बैंक होगा उसका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर हो जाएगा मेरी कंपनी में, ठीक है। तो ये होता है रीस्ट्रक्चर लोन्स, मतलब कि आपका पैसा आपको कहीं ना कुछ करके मिल गया है, या तो आपने उसको लॉन्गर ड्यूरेशन दे दिया कि रीपे करने का, या आपने इंटरेस्ट लो कर दिया, या फिर आपने उस लोन को जो अमाउंट है उसको इक्विटी में मतलब शेयर में कन्वर्ट कर दिया। रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होता है, वो लोन जो अभी ड्यूज़ को काउंट नहीं करते, लेकिन रिकवरी एफर्ट्स ब्रांच लेवल पे चल रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी जो बैलेंस बुक्स है वो क्लीन अप कर सको। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पेमेंट जो अभी 90 दिन या उससे ज़्यादा में क्या हुआ, रिकवर नहीं हुई। जैसे एग्रीकल्चर या फार्म लोन्स में देखा जाए तो NPA वेरी करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप से लेके लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप तक अलग अलग होता है। बैंक क्या करता है, क्लासीफाई करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को दो इंटू सबस्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, अगर NPA मतलब कि 12 महीने से लेस तक में भी अभी तक भी नहीं आपने मतलब कि मुझे लोन वापस किया, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट बोलता है। डाउटफुल एसेट देता है कि जो अभी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में दोबारा मतलब 12 महीने तक रह गया, मतलब कि पहले 1 साल तो वो रह गया था, अब 1+ हो गया, मतलब 2 साल से वो क्या है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, मतलब कि मुझे अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला नहीं बैंक को। लो एसेट्स ये है कि हाँ भी अब वो तो मुझे अमाउंट मिलेगा ही नहीं, वो मेरा अनकलेक्टेबल हो गया है, ठीक है, और अब उसकी मतलब वो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। ऑल्दो लेकिन कुछ भी अगर मुझे लगता है कि हाँ कहीं से भी मुझे रिकवर वैल्यू मिल सकती है, सॉल्वेज मतलब कुछ भी मिल सकता है, लाइक अगर मेरा 1 करोड़ रुपया लोन है, 1 करोड़ में वो सोचते हैं यार चल 10 लाख ही मिल जाए बैंक को, तो वो क्या करते हैं, वो अपना मतलब कि वो करते रहते हैं, ये प्रोसेस करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए। अब रीज़न क्या है हाई NPA का, देखो पहली बात तो बैंक क्या, बैंक की कुछ लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, पुअर प्रैक्टिसेस है, पॉलिटिकल भी बहुत इंटरफेरेंस रहती है कि आप बस जानकारी में दे दो यार लोन अप्रूव कर दो, लेकिन आपको पता है कि वो बंदा इतना सक्षम नहीं है वो वापस कर पाएगा, तो ये बैंक साइड से कुछ बैंड लैंडिंग प्रैक्टिसेस है, या इनएडिक्वेट कैपेसिटी है जो प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट करने। बोर्डर साइड्स के क्या यार,
इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है या डिफ़ॉल्ट आ गया किसी कंपनी में, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कुछ वोलेटिलिटी हो गया, शॉर्टेज हो गई पावर, तो ये कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है जिस वजह से जो बोरर है वो खुद ही घाटे में चलता है, तो वो बैंक का पैसा कैसा चुराएगा। अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गए, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन किसी की ख़राब हो गई, या इनफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल, या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, तो ये कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर है जिस वजह से जो एनपीए क्या है वो बनते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं कि इस एनपी को वो एड्रेस कर सके, तो पहली बात क्या है, यूनियन कैबिनेट ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सपेंड कर दिया टू लोअर रेटेड एसेट्स। देखो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या होता था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो क्या करते थे, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके क्या है, जो हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स हैं उन्हें खरीद लेते थे। अभी हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स क्या होते हैं, देखो एसेट्स क्या होते हैं, लोन्स। हाई रेटेड मतलब कि जो ज़्यादा कीमत के लोन्स हैं, जैसे मतलब कि सपोज कर लो 50 लाख का लोन है उसने दे रखा है, और उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो अच्छी हैं, मतलब फाइनेंशियली अच्छी हैं, ये नहीं है कि यार वो मतलब कि इनसॉल्वेंट हो चुकी हैं या फिर वो फाइनेंशियली अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी एनबीएफसी है, अच्छी एचएफसी हैं, उनके क्या करती हैं, वो कुछ हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स खरीद लेते हैं, कौन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी में यही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो टेम्परेरी जो मिसमैच हुआ है कि इनको एनबीएफसी एचएफसी उनको क्या कर सके, एड्रेस कर सकें। मतलब कि फाइनेंशियली वैसे वो अच्छी हैं, वो कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन अभी क्या है, कुछ टेम्परेरी क्या उनको मिसमैच हो गया, तो इसलिए क्या करते हैं, बस पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो उनके जो हाई रेटेड पूल एसेट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, खरीद लेती हैं, ठीक है। मतलब 50 लाख रुपये में उनको 50 लाख रुपये देके उनका लोन खुद के सर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है पार्शियल क्रेडिट स्कीम। तो पहले तक क्या था, वो सिर्फ हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स है, अभी क्या गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, लोअर रेटेड एसेट्स पे भी एक्सपेंड कर दिया। मतलब कि अब जो लो रेट के जो लोन्स हैं उनको भी क्या करेगी, उसमें भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इस एनबीएफसी या एचएफसी से क्या कर लेगी, खरीद लेगी, ठीक है। कुछ ये एक नई स्कीम आई थी ईज 3, दैट इज़ द एनहेंस्ड असेस एंड द सर्विस एक्सीलेंस। इसमें क्या होगा, ये एक तरह का स्मार्ट प्लेटफॉर्म था, ये टेक इनेबल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग थी कि आप क्या करोगे, डोर स्टेप उनको लोन प्रोवाइड करोगे। इसमें यही था कि आप ईज़ ऑफ बैंकिंग को मतलब बैंकिंग को ईज़ कर रहे थे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड 2019, ये तो पता ही है आपको, ये अमेंडमेंट, ये इसका एम यही था कि आप जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से अगेंस्ट ऑफेंसेस कमिटेड बाय प्रीवियस मैनेजमेंट और द प्रोमोटर। अब आरबीआई ने क्या ऑप्शन लिया है, आरबीआई ने पीसीए प्रॉम्प्ट को करेक्टिव ऑप्शन है, एक्शन है, ये 2002 में इंट्रोड्यूस किया जाता। इसमें क्या है कि हमें ना पहले पता चल जाता है कि हाँ इस बैंक के या इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होने वाला है, इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही पता करके पहले ही एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि ये स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म, मतलब कि आरबीआई पहले ही इंटरवेंट कर लेगा बैंक्स में जो कि अंडर कैपिटलाइज हो गया, क्योंकि ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी, क्योंकि उनका जो क्वालिटी है वो पुअर हो चुकी है, या फिर वो अभी प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में मतलब ही जाने वाले हैं, वल्नरेबल हैं, ठीक है। जैसे IUCN के होते हैं ना कि हाँ यार भाई ये स्पीसीज इससे पहले एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हों, तो वो पहले क्या कर लेते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। तो उसी तरह ये आरबीआई का एक्शन है, वो जो उन्हें लगता है कि हाँ यार जो बैंक वल्नरेबल हैं लॉस होने के, ठीक है, या फिर जो भी है, तो उन्हें वो पहले ही उसके अंदर इसमें कर लेती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे लेने लग जाती है, ठीक है। इसमें क्या करती है, जैसे या तो जो बैंक्स हैं वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो नहीं मेंटेन कर पा रही है, नेट एनपीए उनका या रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, इन सब में अगर उनको रिस्क लगता है तो क्या करती है बैंक, क्या करती है, इनकी अभी थोड़ी फंक्शनिंग क्या करती थी, रोक देती है और इन पे कुछ एक्शन है वो लेने लगती है। लीवरेज रेशियो इज डिफाइंड अंडर द बेसल थर्ड नॉर्म इज द टायर 1 कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ द बैंक्स एक्सपोजर। अब बैंक एक्सपोजर क्या होता है भाई, देख लो, बैंक्स का टोटल एक्सपोजर होता है, इसमें क्या क्या होता है, सम होता है किसका, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, डेरिवेटिव एक्सपोजर, डेरिवेटिव मतलब जो शेयर्स में उनके क्या माद है, ऑन बैलेंस उनके पास कितना पैसा है, सिक्योरिटी फाइनेंस ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कितना है, या ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या क्या। देखो आरबीआई जितना लीवरेज रेशियो कम करती है ना, उतना क्या है, बैंक ज़्यादा लेंड कर सकता है, बैंक ज़्यादा उधार ले सकता है। अगर आरबीआई ने लीवरेज रेशियो बढ़ा दी तो बैंक कम उधार ले सकता है, अगर उसने घटा दी तो क्या करता है, वो बैंक ज़्यादा उधार ले सकता है। तो यही बात है। देखो ये आपको आगे पता होंगे, आरबीआई ने अलाउ करा के डोमेस्टिक बैंकों की आप अपने जो बैड लोन्स हैं वो किसी मैन्युफैक्चरिंग या जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, इन्वेस्टर जो अब्रोड में हैं, उन्हें आप बेच सकते हो फॉर अ पार्ट ऑफ 1 टाइम सेटलमेंट, एक टाइम सेटलमेंट के लिए। दूसरा ये कि आरबीआई ने ये भी बोला है कि आप डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड रेप्टिसी कोड क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं, ये एक थर्ड मेंबर होती हैं, क्या करती हैं, जैसे सपोज करो ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक का ये कस्टमर है जिसने पैसा ले रखा है और ये अभी उधार नहीं दे रहा है, ये बीच में क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेगा, ये बैंक से क्या करेगा, पैसा मतलब कि सपोज करो इसने 1 लाख रुपया ले रखा है, ठीक है, तो बैंक को अपना 1 लाख रुपये इससे वापस लेना है, अब ये दे नहीं रहा,
तो एसेट ये क्या करेगा, कहेगा चल ठीक है मैं तुझे क्या देता हूँ 90,000 रुपये दे देता हूँ, इसे 90,000 रुपये दे दिया, ठीक है। अब ये है ना कि चलो कुछ तो मिला उसे कस्टमर से, अब 1,00,000 रुपया निकालना ये इसकी जिम्मेदारी है, वो किस तरह से इससे निकालेगा, ठीक है। तो यही बात होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ। इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, डेब्ट्स जो बैंक के होते हैं उन्हें खुद खरीदता है एट अ म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू एंड अटेम्प्ट्स टू रिकवर द डेब्ट्स, ताकि डेब्ट्स को हम रिकवर कर सकें, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होते हैं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं किसके अंडर, आरबीआई, और रेगुलेट किए जाते हैं सार्फेसिक 2002 के अंदर। अब क्या है, आरबीआई ने कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी रिफॉर्म लाया था। आरबीआई ने रिवाइज़ किया था जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आप सुपरवाइज करते हो, उस एक्शन को क्या करा था, उस फ्रेमवर्क को रिवाइज़ किया था, ताकि जो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन डिटोरेशन हो रही है उनको एड्रेस कर सकें। अभी क्या है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको 3 पैरामीटर्स पे उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर तो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से ज़्यादा हो गए ऑफ नेट एडवांसेस, या फिर वो 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में क्या कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो उन पे क्या कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। या जो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 9% से ज़्यादा गिर गई है, ठीक है, 9% से ज़्यादा गिर गई है, तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है एक तरह का पैरामीटर होता है जो उनको मतलब मेंटेन करके रखना होता है आरबीआई को, ठीक है, ताकि इन केसेस अगर कल को लिक्विडिटी रिस्क हो गया है तो जो बैंक है वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आरबीआई होता है ये कुछ पैरामीटर्स होता है जो एक उनको बैंक्स को क्या मेंटेन करके रखना होता है। आरबीआई ने डायरेक्ट किया हुआ है जो लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका एसेट्स, जिनका 500 करोड़ से ज़्यादा एसेट है या अबव है, उनको टू रिपोर्ट ऑल द एक्सपोजर ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव टू द, उनको क्या है सारी रिपोर्ट देने किसको, सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। अब ये जो CRILC है ना, ये आरबीआई के द्वारा सेटअप की गई थी 2014-15 में, ताकि हम क्या कर सकें, जो मतलब ये स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनका हम क्या कर सकें, पहले ही पता लगा सकें, अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें और उन्हें रिकवर कर सकें, ठीक है। तो यही है जो भी शेड्यूल, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द सर्टेन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन, उन सबको क्या करना होगा, CRILC को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, अपने एग्रीगेट फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड पे, जिसका भी 5 करोड़ से या ऊपर क्या है एसेट है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द बैंक फॉर इंटरनेशनल। ये देखो गाइस अभी हम जो न्यूज़ पढ़ेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।